गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू द मॉक एनालिसिस ऑफ जीके सेक्शन। आज हम बात करने वाले हैं, हमारा जो मॉक है दैट इज वीओम फर्स्ट, और इसे हम बोलते हैं वीएमटीसी 2708। इस मॉक के अंदर हमें जीके से रिलेटेड किस तरह के पैसेजेस देखने को मिलेंगे और उन पैसेजेस से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए डिस्कशन करते हैं, स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो पहला पैसेज है। पहला पैसेज हम बात कर रहा है आपका एक जो ग्लोबल कंसर्न है दैट इज पॉल्यूशन। रिसेंट में हम लोगों ने देखा कि दिल्ली एनसीआर के अंदर एयर पॉल्यूशन का केस हमें देखने को मिला। फिर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर इस पूरे पैसेज के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है कि के ऊपर जो पॉल्यूशन है आपका किसी रिवर के ऊपर, पालार रिवर के अंदर जो पॉल्यूशन है उसको एम्फेसिस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक डिसीजन दिया है। उस डिसीजन के अंदर उन्होंने कहा है कि भाई रिवर को क्लीन करना, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट दोनों की क्या है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है उस बारे में हम लोग देख रहे हैं। फिर हम लोग देख रहे हैं कि भाई 1991 से हमें देखने को मिला है कि जो वाटर पॉल्यूशन है वो इंक्रीज हो रहा जा रहा है, एक बड़ा ग्लोबल कंसर्न है। फिर इस पैसेज के दूसरे पार्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है उसके बारे में यहाँ पर एक बड़ा कंसर्न रेज होता हुआ नजर आ रहा है कि हम लोगों ने देखा कि दिल्ली जो है, दिल्ली का जो एयर क्वालिटी है उसे वेरी पुअर ग्रेड के अंदर डाला है। किसने? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने। ठीक है, दिल्ली एनसीआर के अंदर जिस तरह से पॉल्यूशन एनहांस कर रहा है उसे किस तरह से हमें कम करना है, उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं। ठीक है, उससे जो हेल्थ रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, और एक हेल्थ इंपैक्ट आएगा, इन सब की बातें सेकेंड हाफ ऑफ द पैसेज के अंदर की गई है। इसके अलावा एक और चीज की बात यहाँ की गई है वो है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। बेसिकली दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर रीजन के अंदर पॉल्यूशन को, एयर पॉल्यूशन को कर्ब करने के लिए हम लोगों ने एक इमीडिएट एक्शन प्लान क्या किया था, प्रिपेयर किया था, जिससे कि हम वहाँ के पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। वो एक्शन प्लान कौन सा है आपका? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। उसके बारे में भी यहाँ बात हो रही है। तो बेसिकली अगर आप लोग देखोगे तो इस पूरे पैसेज के अंदर हमें पॉल्यूशन के बारे में बात होते हुए नजर आ रही है। फर्स्ट हाफ ऑफ द पैसेज डिस्कस कर रहा है रिवर पॉल्यूशन के बारे में, वाटर पॉल्यूशन के बारे में, एंड सेकेंड हाफ ऑफ द पैसेज बात कर रहा है आपका एयर पॉल्यूशन के बारे में, जो कि क्रिटिकल कंडीशन दिल्ली एनसीआर के अंदर बनी हुई है उसे किस तरह से ट्रैकल डाउन किया जाए, किस तरह से उसे कर्व किया जाए, उसके बारे में सेकंड हाफ ऑफ द पैसेज के अंदर बात हो रही है। अब इससे रिलेटेड पहला जो क्वेश्चन है उसको हम क्या करते हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। द डिमांड फॉर एक्सप्लिसिट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट इन इंडिया प्राइमरली अराइजेस बिकॉज। तो भाई सीधी सी बात है, इंडिया के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एज सच बिल्कुल फोकस तरीके से एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात नहीं की गई है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इंडिया के अंदर जो डिमांड है, किसकी डिमांड क्या है कि एक्सप्लिसिट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन मिले, किसके लिए? राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये डिमांड कहां से रेज हो रही है? तो ऑप्शन देखते हैं कि भाई ये डिमांड जो है आपका, द एक्सप्लिसिट डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन, वो कहां से ओरिजिनेट हो रही है? पहला, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज एब्सेंट फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है भाई। अगर हम बोलें कि कॉन्क्रीटली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है, तो बेसिकली अगर आप लोग देखोगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर हमने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात की है, शेड्यूल 7 के अंदर हम लोगों ने बात की है। ठीक है, ये बात तो हो रही है, पर यहां से हम लोग देखते हैं कि ये डिमांड रेज नहीं हो रही है। दूसरा, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन अंडर आर्टिकल 21 इज कंसिडर्ड इनएडिक्वेट। अगर आप लोग देखोगे तो आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियली इंटरप्रिटेट किया है और उसे बड़ा वास्ट तरीके से डिस्क्राइब किया है। तो यहां से भी हम लोग देखते हैं ये डिमांड ओरिजिनेट नहीं हो रही है। तीसरा, एनवायरमेंटल राइट करंटली डिपेंड लार्जली ऑन द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन रादर देन द एक्सप्लिसिट एन्यूमरेशन। तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता है, क्योंकि सीधी सी बात है, हमारे इंडिया के अंदर जब भी एनवायरमेंटल राइट की बात होती है तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन या जुडिशियल डिसीजन के बाद से हम लोग क्या करते हैं, एनवायरमेंट के कंसर्न में लॉ लेके आते हैं, इसीलिए ये आंसर हो सकता है। तीसरा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर जस्टिसेबल। ठीक है, तो ये भी है, पर कहीं ना कहीं अगर आप लोग देख रहे हो कि जो डिमांड है कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेशन की वो हम लोगों को देखने को मिली है एनवायरमेंटल राइट, जो करंटली डिपेंड करता है लार्जली ऑन द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन रादर देन द एक्सप्लिसिट एन्यूमरेशन। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन सी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आंसर सी करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन डायरेक्टली बोल रहा है कि डिमांड जो है एक्सप्लिसिट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन की ऑफ राइट टू क्लीन एंड द हेल्दी एनवायरनमेंट इंडिया के अंदर प्राइमरीली अराइज होता है बिकॉज
ठीक है, क्यों? बिकॉज वाइल द राइट इज इम्प्लिसिटली रिकॉग्नाइज्ड थ्रू द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, द एब्सेंस ऑफ एक्सप्लिसिट स्टैंड अलोन fundamental right limit its enforceability and the state accountability in the face of persistent environmental crisis. ठीक है, तो इसीलिए आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बेस्ट डिस्क्राइब. तो हम लोगों ने देखा कि पैसेज के अंदर भी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में बात की गई है. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इस प्लान को क्या कर रहा है? एक्सप्लिसिटली प्रॉपरली डिस्क्राइब कर रहा है. ऑप्शन ए, अ लॉन्ग टर्म क्लाइमेट मिटिगेशन स्ट्रेटजी अंडर इंडियाज एनडीसी. नहीं भाई, ये नहीं है, गलत है. क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जब ग्रेडेड रिस्पॉन्स प्लान की बात की थी, ठीक है, ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की बात की थी, तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया था? इमीडिएट एक्शन प्लान लागू किया था, जिससे कि हम दिल्ली एनसीआर वाले रीजन को क्या कर सकें, वहां का एयर पोल्यूशन कम कर सकें. तो ये तो भाई हो ही नहीं सकता. दूसरा, अ जुडिशियली मैंडेट एनवायरमेंटल फ्रेमवर्क एप्लीकेबल नेशन वाइड. नहीं. तीसरा, मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल. नहीं, क्योंकि ये मार्केट बेस्ड नहीं है. तीसरा, अ स्टेज वाइज इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म टू डिटेरियोरेटिंग एयर क्वालिटी. तो ये हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम इस डेफिनेशन की बात करते हैं, जब हम ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की बात करते हैं, तो ऑप्शन डी ही क्या करता है? इसे बेस्ट डिस्क्राइब करता है. इसीलिए ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा. अगर आप लोग देखते हो तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या है? एक इमरजेंसी फ्रेमवर्क है, ठीक है, जिसे डिजाइन किया गया था दिल्ली एनसीआर रीजन के अंदर. किस पर्पस के लिए? टू कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन एपिसोड. तो किस तरह से हम उसे टैकल डाउन कर सकते थे, उसे कॉम्बैट कर सकते थे, इस ऑब्जेक्टिव के साथ हमने इसे बनाया था. अगर आप लोग देखते हो तो ये जो आपका ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, ये फंक्शन करता है 4 प्री डिटरमाइंड स्टेजेस के ऊपर. वो कौन कौन सी है? स्टेज 1, जिसके अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है? 201 से लेकर 300, इसे हम पुअर कैटेगरी में रखते हैं. स्टेज 2 वेरी पुअर कैटेगरी, AQI 301 से लेकर 400. स्टेज 3, ठीक है, AQI 401 से लेकर 450. स्टेज 4 450 से ज़्यादा जब AQI हुआ तो वो एक सीवियर कंडीशन होती है, ठीक है. तो इस कैटेगरी पे ये लोग ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान क्या करता है? आपका काम करता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, which of the following constitutional element support the environmental protection in India even though the right is not explicitly mentioned as a fundamental right. तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे यहाँ environmental protection के बारे में जो राइट है वो फंडामेंटल राइट के अंदर तो मेंशन नहीं किए गए हैं, पर क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा एलिमेंट सपोर्ट करता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को. तो हम लोग देखते हैं, स्टेटमेंट 1 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ऑब्वियस सी बात है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात इसके अंदर की गई है. दूसरा, फंडामेंटल ड्यूटीज. हाँ, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर भी इसकी बात की है. तीसरा, 7 शेड्यूल के अंदर भी हम लोगों ने क्या किया है? आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात की है. इसीलिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों क्या कर रहे हैं? आपका सही है. तो ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन डी इसके अंदर मेंशन किया गया है, तो ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा. ये देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए, तो एक्सप्लेनेशन के अंदर हमें डायरेक्टली देखने को मिलेगा कि जो 3 एलिमेंट हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो कि आर्टिकल 48A के अंदर डिस्क्राइब करता है. फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 50AG के अंदर डिस्क्राइब करती है. और तीसरा शेड्यूल 7 के अंदर भी क्या किया गया है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात हो रही है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान वाज फॉर्मुलेटेड इन कॉम्प्लियंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, तो ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान जो है उसे हमने फॉर्मुलेट किया है, किस एक्ट के थ्रू किया है, किस प्रोग्राम के थ्रू किया है? तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इन MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम गाइडलाइंस, एंड लास्ट वन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986. तो अगर हम लोग देखते हैं तो ओरिजिन ऑफ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान हमें देखने को मिलता है सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के थ्रू. दैट डिसीजन केम इन MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, और इसी डिसीजन के बिहाफ पे हम लोगों ने ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान को क्या किया था? आपका क्रिएट किया था, प्रिपेयर किया था, जिसके थ्रू हम इमीडिएटली दिल्ली NCR वाले रीजन के पॉल्यूशन को ट्रैकल डाउन करने की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विद द रेफरेंस टू द कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो भाई जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है. वो स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं. पहला स्टेटमेंट, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 2021.
ऑब्वियसली बात है ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एक्ट से ओरिजिनेट हो रही है पार्लियामेंट के, और ये कब बनी है? 2021 में बनी है। करेक्ट ऑप्शन। दूसरा स्टेटमेंट, इट कवर ओनली द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जब हम इसकी बात करते हैं किसकी, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट की, तो ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के रीजन को कवर नहीं कर रहा है, दिल्ली के साथ साथ जो एडजेसेंट स्टेट हैं दिल्ली से लगे हुए, उनमें भी ये क्या करता है, आपका काम करता है, इसीलिए स्टेटमेंट सेकंड क्या होगा? इनकरेक्ट। तीसरा, इट फंक्शंस एज अपेक्स अथॉरिटी फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर। हाँ भाई, ये स्टेटमेंट सही है, ये एक अपेक्स बॉडी है जो दिल्ली एनसीआर के अंदर एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को रेगुलेट करने के लिए क्या करता है? काम करता है। इसीलिए अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड क्या है? इनकरेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। या आप एक्सप्लेनेशन में देख लेंगे, सेम चीज मेंशन की गई है जो मैंने आपको समझाया। क्वेश्चन नंबर 30, द चेयरपर्सन ऑफ CAQM मस्ट हैव। तो भाई क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए अगर आपको CAQM का चेयरमैन बनना है? ऑप्शन देख लेते हैं। ओनली जुडिशियल एक्सपीरियंस, एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन एनवायरमेंटल लॉ, थर्ड एटलीस्ट 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, और 25 ईयर एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड। ठीक है, लास्ट वन, द एक्सपीरियंस एक्सक्लूसिव इन क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन। तो अगर आप लोग देखते हो कि किसी पर्सन को क्या करना है, हमें CAQM का चेयरपर्सन अपॉइंट करना है, तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है इट इज मेंशन्ड इन द ऑप्शन 3। इसके अंदर आप लोगों को क्या चाहिए? कम से कम अगर आप इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की फील्ड से आते हैं तो मिनिमम एक्सपीरियंस कितना चाहिए? 15 ईयर का। और अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के साथ आते हो तो आपको कितना एक्सपीरियंस चाहिए? 25 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहेंगे किस पोस्ट के लिए? चेयरपर्सन बनने के लिए CAQM के लिए। ये देखिए मेंशन हुआ है। नेक्स्ट है आपका पैसेज 2। पैसेज 2 आपकी बात कर रहा है एक इंटरनेशनल न्यूज के साथ। रिसेंट में यूएस जो है, यूएस ने यूएन का जो फ्रेमवर्क है, ठीक है, दैट इज यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उससे क्या कर लिया है? प्रॉपरली विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, और इसी के साथ विड्रॉ करते हुए यूएस जो है वो 60 अदर इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन से भी क्या रहेगा? अलग हो चुका है। अब वो यूएस इनका मेंबर नहीं रहेगा। ठीक है, फिर आगे बात की जा रही है कि जब उसने यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से क्या किया है? विड्रॉ किया है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अब आपका इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इनका भी मेंबर नहीं रहेगा। इसके पहले की बात हो रही है कि भाई इसके पहले लास्ट ईयर डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने क्या किया था? आपका 2025 का जो पेरिस एग्रीमेंट था उससे भी विड्रॉ किया था। ठीक है, और उसको विड्रॉ किया था और उसके बाद में उन्होंने क्या किया था? 1 ईयर का नोटिस जो था वो सर्व किया, और जैसे ही वो लैप्स हुआ तो पूरे की पूरे यूएन फ्रेमवर्क से उसने विड्रॉ कर लिया है। तो बेसिकली अगर हम लोग इस पूरे पैसेज को देखें तो यूएस ने जो विड्रॉल किया है आपका पेरिस एग्रीमेंट से, यूएन फ्रेमवर्क के अलग अलग एजेंसी से, 60 ट्रीटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो सारी बातें आपको इस पैसेज के अंदर मेंशन होते हुए नजर आएगी। अब इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC प्राइमरी प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर। ठीक है, तो UNFCCC प्राइमरीली किसका फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है? ऑप्शन देखते हैं। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, दूसरा इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशन इंक्लूडिंग COP एंड पेरिस एग्रीमेंट, तीसरा फाइनेंसिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, एंड चौथा एक्सेसिंग द क्लाइमेट चेंज साइंस। तो अगर आप लोग देखोगे UNFCCC को तो ये आपका फ्रेमवर्क देती है इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन के बारे में, जिसमें आप COP और पेरिस एग्रीमेंट जैसी चीजें इंक्लूडेड है। इसीलिए ऑप्शन बी क्या होगा? आपका करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए, यहाँ डायरेक्टली मेंशन किया गया है कि जो UNFCCC है, ठीक है, ये एक फाउंडेशनल ट्रीटी है जो इंटरनेशनल क्लाइमेट कोऑपरेशन को डेडिकेट करके हम लोगों ने अडॉप्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करता है रोल ऑफ इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का? पहला, नेगोशिएट लीगली बाइंडिंग क्लाइमेट ट्रीटीज, दूसरा इंप्लीमेंट क्लाइमेट मिटिगेशन प्रोजेक्ट, तीसरा एक्सेस साइंटिफिक नॉलेज related to climate change, and last one enforces national climate committee। तो अगर हम बात करते हैं IPCC के बारे में, तो IPCC बात करता है किसके बारे में? साइंटिफिक नॉलेज का एक्सेस प्रोवाइड करने के साथ साथ साइंटिफिक नॉलेज में रिसर्च,
ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए किस फील्ड में, क्लाइमेट चेंज के लिए। इसीलिए अगर आप लोग देखोगे तो ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन बता रहा है जो आईपीसीसी है, ठीक है, उसे हमने एस्टैब्लिश किया था टू प्रोवाइड गवर्नमेंट विद ऑब्जेक्टिव ऑफ द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज टू डेवलप अ क्लाइमेट पॉलिसी। ठीक है, तो बेसिक सी बात है भाई, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने की हम बात कर रहे थे। रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश किए जाते हैं, उनके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि फर्दर जो आपका पॉलिसीज होती हैं रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज, उसे हम फ्रेम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, दैट इज द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज जॉइंटली लॉन्च्ड बाय। तो भाई ये तो हलवा है, ठीक है भाई, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को हमने जॉइंटली लॉन्च किया था। किन किन ने लॉन्च किया था भाई? इंडिया और फ्रांस ने लॉन्च किया था। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, दैट इज इंडिया एंड फ्रांस। एक्सप्लेनेशन देखिए, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को जॉइंटली लॉन्च किया था इंडिया और फ्रांस ने 2015 में, ठीक है, COP21 के अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। क्वेश्चन नंबर 34, द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च इन। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को हमने किस साल लॉन्च किया था? तो ऑब्वियसली बात है, इसको हमने लॉन्च किया था 2015 के अंदर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को हमने नवंबर 30, 2015 में लॉन्च किया था फ्रांस के अंदर। ठीक है, ये इंडिया और फ्रांस का ज्वाइंट इनिशिएटिव था जिसे हमने COP21 के अंदर ऑप्ट किया था। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन। तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो है उसे हमने किस साल एस्टैब्लिश किया है? ऑप्शन है 8, 9, 10 एंड 11। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2009। 2009 के अंदर हम लोगों ने इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी को क्या किया? एस्टैब्लिश किया है, इसीलिए करेक्ट आंसर 2009 है। एक्सप्लेनेशन के अंदर डायरेक्टली मेंशन किया गया है कि भाई ये जो आपका इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, इसको हमने जनवरी 26, 2009 में फॉर्म किया है। कहाँ? बॉन, जर्मनी के अंदर। और साथ साथ में इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? अबू धाबी, UAE के अंदर हमें देखने को मिलता है, लोकेटेड है। नेक्स्ट, अगला सेम क्वेश्चन आ गया, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। अभी मैंने आपको बताया कि भाई इसे हमने फॉर्म बॉन के अंदर किया है, पर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इट इज लोकेटेड इन अबू धाबी। ठीक है, तो ऑप्शन बी, सी क्या होगा? करेक्ट होगा। अबू धाबी में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है पैसेज 3। पैसेज 3 बात कर रहा है एक बिल के बारे में, एक बिल जिसे रिसेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने क्या किया है? पास किया है। और ये बिल हमारे एक इंपॉर्टेंट सेक्टर से रिलेटेड है। वो सेक्टर है आपका इंश्योरेंस सेक्टर। तो बेसिकली जो बिल था उसका नाम था यहां पर सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट ऑफ द इंश्योरेंस लॉ बिल 2025। ठीक है, ये अभी सैटरडे को वेडनेसडे को राज्यसभा ने इसको क्या किया है? वॉइस वोट के साथ पास किया है। और इस बिल का एक स्पेशल फीचर है, इस बिल ने इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर 100% FDI जो है उसको क्या कर दिया है? आपका लागू कर दिया है। अगर हम बात करते हैं तो ये जैसे ही बिल पास होगा तो ये अलग अलग लॉस को, लेजिस्लेशन को क्या करेगा? अमेंड करेगा। वो जो लॉस इससे अमेंड होने वाले हैं वो कौन कौन से हैं? इंश्योरेंस एक्ट 1938, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। तो बेसिकली अगर आप लोग देखोगे तो सोशल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, है ना, एक इंश्योरेंस, प्रॉपर इंश्योरेंस कवरेज को प्रोवाइड करने के लिए, मेडिकल सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए एक फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ में 100% FDI के साथ सबका बीमा सबकी रक्षा के नाम से इंश्योरेंस बिल को यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है। और उसके बारे में यहाँ पर आपको बात होते हुए नजर आ रही है। अब इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन कौन सा है? द लॉन्ग टर्म पॉलिसी विजन ऑफ इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 इज मोस्ट क्लोजली अलाइंड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म विजन है हमारा। ठीक है, विजन क्या है आपका? इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। हम लोग सबको 2047 तक क्या देना चाहते हैं? इंश्योरेंस देना चाहते हैं। तो ये जो आपका लॉन्ग टर्म पॉलिसी विजन है, ये इनमें से किस ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन है? ठीक है, तो एक ऑप्शन देखते हैं, अचीविंग द फिस्कल सरप्लस। भाई जब इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की बात करें तो फिस्कल सरप्लस तो हो ही नहीं सकता। दूसरा, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड रिस्क कवरेज। हाँ, ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप लोग इंश्योरेंस सबको प्रोवाइड करोगे तो सोशल सिक्योरिटी तो मिल ही रही है, साथ साथ में जो मेडिकल रिस्क कवरेज है वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका मिल जाएगा। इसीलिए ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
एक्सप्लेनेशन देखिए, तो इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 जो है वो क्लोजली अलाइन किया गया है किसके साथ? ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग द यूनिवर्सल इंश्योरेंस कवरेज फॉर एवरी सिटीजन एंड एंटरप्राइजेस इन इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, with reference to the सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉ बिल 2025 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इस बिल के बारे में कुछ स्टेटमेंट हैं, देख लेते हैं क्या स्टेटमेंट सही है या कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट, इट प्रपोजेस टू रेज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर टू 100%। भाई क्लियरली मेंशन किया गया है पैसेज के पहले पार्ट के अंदर कि ये बिल जो है वो एफडीआई को क्या कर रहा है? 100% अलाउ कर रहा है, इसीलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। दूसरा, द बिल एम टू स्ट्रेंथन द रेगुलेटरी पावर ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑब्वियस सी बात है ये बिल क्या करेगा? आपका IRDAI को और ज्यादा क्या करेगा? स्ट्रेंथन करेगा। तीसरा, इट रेस्ट्रिक्टेड री इंश्योरेंस ऑपरेशन टू ओनली इंडियन पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंसर। भाई ये गलत है, क्योंकि ये बिल कभी भी रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा कि भाई आपका री इंश्योरेंस आप इंडियन पब्लिक सेक्टर से करें, ठीक है? आप किसी से भी करा सकते हो, ठीक है? तो इसीलिए स्टेटमेंट 3 थर्ड क्या है आपका? इनकरेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन सॉरी स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट। तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, सब कुछ मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, द सबका बीमा सबकी रक्षा रिफॉर्म अमेंड विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन। ठीक है, ये चीज भी पैसेज के अंदर डायरेक्टली मेंशन की गई है कि भाई ये जो बिल है वो कौन कौन से पुराने लॉस को क्या करेगा? अमेंड करेगा। ऑप्शंस हैं इंश्योरेंस एक्ट 1938 हाँ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC एक्ट 56 यस, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 यस। तो ये तीनों ही लॉ को अमेंड करेगा, इसीलिए स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों करेक्ट है। स्टेटमेंट डी क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन ये डायरेक्टली मेंशन था पैसेज के अंदर। 40 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज ऑफ। तो देखिए सीधी सी बात है, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एक बोल सकते हैं मास स्कीम या फिर एक बेंचमार्क स्कीम हमारे पास है, दैट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये जन आरोग्य योजना कितने रुपए का इसका इंश्योरेंस प्रोवाइड करने का क्राइटेरिया क्या है? कितने अमाउंट का वो इंश्योरेंस देता है? इंडिविजुअल को देता है, फैमिली को देता है? देखते हैं। ठीक है, 2 लाख पर इंडिविजुअल पर ईयर, 3 लाख पर फैमिली पर ईयर, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, 5 लाख पर इंडिविजुअल पर ईयर। तो बेसिकली PMJ के अंदर हम लोग 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं पर फैमिली पर ईयर, इसीलिए ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ये लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है वर्ल्ड की, ठीक है, जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है अप टू द 5 लाख पर फैमिली पर ईयर का ध्यान रखिएगा। अगला है पैसेज 4। पैसेज 4 बात कर रहा है कि रिसेंट में एक इन्वायरमेंटलिस्ट, ठीक है, एक इकोलॉजिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट जो भी आप बोलो, उनकी क्या हुई है? आपका डेथ हुई है। ही वॉज अ रिनाउंस्ड इकोलॉजिस्ट, ठीक है, जिन्होंने आपका मेजर काम किया वेस्टर्न घाट वाले रीजन के अंदर। उनका रिसेंट में हमें डेथ देखने को मिला और उनका नाम था आपका श्री माधव गडगिल साहब। माधव गडगिल साहब की डेथ होती है, ठीक है, और इनकी ये 83 की एज में क्या होते हैं आपका? इनका डेथ होता है, ठीक है। अगर इनकी बात करें तो इनको जाना जाता है अपने कम्युनिटी राइट्स, इनका जो कम्युनिटी राइट का जो कैंपेन था और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो उन्होंने कैंपेन चलाए, उनके लिए इन्हें जाना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने एक बेस्ट काम किया है, वो इनका एक वन ऑफ द बेस्ट वर्क जो है वो है कि इन्होंने वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल जो था उसको क्या किया है? चेयर किया है। उसके चेयरपर्सन थे जिसने कहीं ना कहीं वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए क्या दिया है? गाइडलाइंस दिया है कि कौन से एरिया में आप लोग एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये इनकी अप्रोच है, ठीक है। तो बेसिकली वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल के बारे में यहाँ बात हो रही है। फिर हम आगे चलेंगे तो गडगिल साहब को भाई यूनाइटेड नेशन ने भी क्या किया था? आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है,
ठीक है, उन्होंने भी चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड दिया है। तो बेसिकली अगर आप इस पैसेज को देखोगे तो दिस पैसेज इज टोटली डेडिकेटेड अबाउट द माधव गडगिल साहब, उनके लाइफ के बारे में, उनके अचीवमेंट के बारे में इस पैसेज के अंदर बात हो रही है। अब इससे रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 42, दैट इज द गडगिल कमीशन रिपोर्ट स्पार्क्ड पॉलिटिकल एंड पब्लिक डिबेट अक्रॉस हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया। तो जब गडगिल साहब की रिपोर्ट आई थी, ठीक है, किसके ऊपर, वेस्टर्न घाट के ऊपर, तो उसने पॉलिटिकल एंड पब्लिक डिबेट को रेज किया था। और वो कितने स्टेट में किया था, तो हम लोग देखते हैं कितने स्टेट इससे इंपैक्ट हुए थे, 4, 5, 6 एंड 7। करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 6 स्टेट। और 6 स्टेट कौन कौन से थे, वो 6 स्टेट थे आपके गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। यहां पर इन एरियाज को इस रिपोर्ट ने इंपैक्ट किया था। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्ट बेसिकली साइंटिफिक सेफगार्ड की बात कर रही थी वेस्टर्न घाट वाले रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, डॉक्टर माधव गडगिल स्ट्रांगली एडवोकेटेड विच अप्रोच टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ठीक है, तो अगर आप लोग देखोगे तो इसका हल्का सा हिंट जो है पहली लाइन के अंदर दिया गया है, क्योंकि इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ कम्युनिटी डेवलपमेंट या कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन के लिए भी क्या किया जाता है, आपका जाना जाता है। तो बेसिकली यही पूछा जा रहा है कि माधव गडगिल साहब जो थे वो किस अप्रोच को, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की किस अप्रोच को क्या करते थे, आपका एडवोकेट करते थे। ऑप्शन है कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन, मार्केट ड्रिवन कंजर्वेशन, ठीक है, सेंट्रलाइज फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी ओनली इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप लोग देखोगे तो गडगिल साहब जो एडवोकेट करते थे वो कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन को लेड करते थे, ठीक है, एडवोकेट करते थे, इसीलिए ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। और इसी कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन की अप्रोच को हम लोग किस नाम से जानते हैं, बॉटम अप मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विच बायोस्फीयर रिजर्व होल्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो वो कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। ऑप्शन है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व एंड पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो इंडिया का जो पहला डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व था वो है नीलगिरी, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो नीलगिरी को बायोस्फीयर रिजर्व बनाया था ये भी गडगिल साहब का ही क्या था, एक अटेम्प्ट था। तो गडगिल साहब का मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट था क्या, इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व स्टैब्लिश करना, दैट इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इसे हमने स्टैब्लिश कब किया था, 1986 के अंदर हमने इसे स्टैब्लिश किया था। क्वेश्चन नंबर 48, द वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। तो वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल को हमने किस ईयर एस्टैब्लिश किया था। ऑप्शन है 8, 9, 10 एंड 12। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसे हमने 2010 में एस्टैब्लिश किया था। तो ये जो आपका WGEEP शो है इसको हम कॉमनली गडगिल कमीशन के नाम से जानते हैं। ये एक इन्वायरमेंटल रिसर्च कमीशन था जिसे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एस्टैब्लिश किया था 2010 के अंदर, और इसने अपनी रिपोर्ट जो सबमिट की थी वो की थी 2011 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, द वेस्टर्न घाट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज। तो वेस्टर्न घाट को यूनेस्को ने क्या रिकॉग्नाइज किया है। ऑप्शंस रामसर साइट, बायोस्फीयर रिजर्व, कल्चरल लैंडस्केप एंड डी वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो वेस्टर्न घाट को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट और ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की तरह रिकॉग्नाइज किया है, इसीलिए ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगर एक्सप्लेनेशन देखिए तो यूनेस्को ने एज ए नेचर वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरह इसे डेजिग्नेट किया है वेस्टर्न घाट को, किस ईयर में, 2012 के अंदर। ठीक है, क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर इमेंस ग्लोबल इंपॉर्टेंस है, जहाँ पे हमको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने की जरूरत है। यहाँ पर यूनिक ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो एरिया है वो इंडियन मानसून को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। दैट इज वाई अगर हम लोग देखें तो दिस एरिया इज अ मेजर हॉटस्पॉट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, इसीलिए यूनेस्को ने इसे डेजिग्नेट किया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, द वेस्टर्न घाट एक्सपर्ट इकोलॉजी पैनल क्लासिफाइड द वेस्टर्न घाट इनटू हाउ मेनी इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन। तो वेस्टर्न घाट एक्सपर्ट इकोलॉजी पैनल ने वेस्टर्न घाट को कितने इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में डिवाइड किया है। ऑप्शन 2, 3, 4 एंड 5। तो भाई यहाँ पर जो डिवीजन है, बाइफर्केशन है, वो 3 पार्ट में बाइफर्केट किया गया है। वो 3 पार्ट कौन कौन से हम देख लेते हैं। ये बाइफर्केशन है
इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 1, ठीक है, जो हाई सेंसिटिव एरिया है। इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 2, ये भी हाई सेंसिटिव वाला एरिया है। और जो 3 वाला है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 3, ये मॉडरेट सेंसिटिविटी वाला एरिया है। इसीलिए हमने वेस्टर्न घाट को 3 इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में क्या किया है, डिवाइड किया है गडगिल कमीशन ने। नेक्स्ट है पैसेज 4। पैसेज 4 बात कर रहा है इसरो के एक इंपॉर्टेंट लॉन्च का। इसरो ने अभी तक का अपना सबसे हैवी सैटेलाइट को क्या किया है, लॉन्च किया है, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो देखते हैं हम लोग इसरो ने क्या किया है। इसरो ने रिसेंटली वेडनेसडे के दिन, ठीक है, अपना एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम क्या है, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, इसको क्या किया है आपका लॉन्च किया है। और इसको लिफ्ट कर, ये एक हैवी लिफ्ट था अभी तक का इसरो का, ठीक है। इस हैवी लिफ्ट को करने के लिए हम लोगों ने LVM-3 जो रॉकेट है उसको क्या किया है, यूज किया है। और ये जो लॉन्च हुआ है वो कहाँ से हुआ है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से हमें देखने को मिला है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये बता रहा है कि ये जो पूरा की पूरा लॉन्च था, इसमें हमने जो यूज किया है क्या, LVM-3, ठीक है, ये 43.5 मीटर टॉल रॉकेट था, ठीक है, जिसे हमने 8:54 पर सुबह क्या किया है, लॉन्च किया है, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे तो ये सैटेलाइट जो था हैवीएस्ट एवर सैटेलाइट था, जिसे इसरो ने क्या किया है, लॉन्च किया है। और इसे कहाँ पर प्लेस किया जाएगा, इसे लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर क्या किया जाएगा, प्लेस किया जाएगा, ऐसा बताया गया है। किसने, आपका इसरो ने ऐसा बताया। फिर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर वही बात की जा रही है कि कमर्शियल व्हीकल एजेंसी है, इन लोगों ने इसको बात किया। तो बेसिकली अगर आप इस पूरे पैसेज को देखोगे तो ये पैसेज बात कर रहा है कि इसरो ने ये एक हैवी लोड सैटेलाइट को लॉन्च किया है। और ये कहीं ना कहीं बता रहा है, मैसेज कन्वे कर रहा है कि इसरो के पास अब ये कैपेबिलिटी भी है कि वो हैवी लोड के सैटेलाइट्स को भी क्या कर सकता है, लॉन्च करके उसे अपनी स्पेसिफिक ऑर्बिट में क्या कर सकता है, प्लेस कर सकता है। और जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है उस सैटेलाइट का नाम है आपका ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, जो कि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इससे रिलेटेड, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो देखते हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड कौन कौन से ऑप्शन है। पहला, अर्थ ऑब्जर्वेशन फॉर एग्रीकल्चर, इट इज नॉट रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। डायरेक्ट टू मोबाइल 4G एंड 5G कनेक्टिविटी, हाँ भाई कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तीसरा, मिलिट्री सर्वेलेंस एंड रिकर्जन, भाई ये भी रिलेटेड नहीं है। स्पेस बेस्ड सोलर पावर एक्सपेरिमेंट, नहीं। तो ऑप्शन बी क्या है, यही क्या हो सकता है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, क्योंकि ब्लू बर्ड ब्लॉक जो है ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और यही 4G और 5G कनेक्टिविटी को क्या करेगा, इंश्योर करने का काम करेगा। इसीलिए ऑप्शन बी क्या है आपका करेक्ट आंसर है, ये मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, which of the following describe the broader significance of bluebird block 2 launch, ठीक है। तो भाई जब हमने इस ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को क्या किया, लॉन्च किया, तो ये किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है, किस ब्रॉडर सिग्निफिकेंस को फोकस कर रहा है। ऑप्शन, डेमोन्स्ट्रेट इंडियाज एंट्री टू द इंटरप्लैनेटरी मिशन, नहीं। शोकेस इसरो हैवी लिफ्ट कैपेबिलिटी एट कॉम्पिटिटिव कॉस्ट, भाई ये बात सही है, क्योंकि ये सबसे हैवी लिफ्ट था और इसे सक्सेसफुली जब हमने प्लेस किया तो इसने इसरो की हैवी लिफ्ट कैपेबिलिटी को क्या किया है, प्रूव किया है, और जो कि कॉम्पिटिटिव कॉस्ट के अंदर था, ठीक है। इसीलिए ये क्या है आपका ब्रॉडर सिग्निफिकेंस है, ठीक है। इसीलिए स्टेटमेंट सेकंड क्या होगा, करेक्ट होगा। ये देखिए मेंशन किया गया है, ये जो सैटेलाइट था इसका वेट कितना था, 6100 kg था, कमर्शियल सैटेलाइट था। नेक्स्ट, लो अर्थ ऑर्बिट जनरली एक्सटेंड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्टीट्यूड अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो लोअर अर्थ ऑर्बिट अर्थ के ऊपर कितने लैटिट्यूड के ऊपर माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन 36,000 to 40,000, 2,000 to 20,000, 160 to 2,000, 80 to 160, ठीक है। तो अगर हम लोअर अर्थ ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो इट लाइज ऑन 160 to 2,000 किलोमीटर, तो ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। ये मेंशन किया गया है कि जो एल्टीट्यूड होता है 160 किलोमीटर, दैट इज 99 माइल, उससे लेकर 2000 किलोमीटर, दैट इज 1200 माइल्स के बीच में लोअर अर्थ ऑर्बिट को हम क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, द क्रायोजेनिक अपर स्टेज C25 ऑफ LVM-3 यूजेस CE-20 इंजन विच बर्न्स, ठीक है। तो क्रायोजेनिक अपर स्टेज जो होता है LVM-3 का, ठीक है,
वो यूज करता है CE20 इंजन, और CE20 इंजन किस फ्यूल को बर्न करता है? ऑप्शन केरोसिन एंड लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन, UDMH एंड N2O4, डी सॉलिड प्रोपेलेंट। तो भाई ये जो आपका इंजन है CE20, ठीक है, ये यूज करता है लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन को, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्चिंग स्टेशन ऑफ इसरो लोकेटेड इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। बेसिकली ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो था, इसे भी हमने श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया है। तो उस स्पेस स्टेशन का नाम क्या है? ऑब्वियस सी बात है, हम सबको पता है, सतीश धवन, ठीक है। सतीश धवन स्पेस सेंटर्स का नाम है। ऑप्शन VSCC, LPSC, SDSC एंड SSC। तो ऑब्वियस सी बात है सतीश धवन, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। और ये ब्लू बर्ड का भी हमने वहीं से किया है। इसे हमने, ये ऑपरेशन कब से है? तो ये जो आपका स्पेस सेंटर है 1971 से क्या है? ऑपरेशनल है। चलिए, तो ये हो गया आपका पूरा मॉक। अगर इस पूरे मॉक की बात करें तो बेसिकली सारे के सारे पैसेजेस जो हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं तो इसे मैं मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल की कैटेगरी में डालना चाहूँगा। हो सकता है कि आपसे कुछ क्वेश्चन बने, कुछ नहीं बने, कुछ तो बिल्कुल ईजी हैं, कुछ थोड़े से हार्ड गए हैं, पर जैसा भी है मॉक बढ़िया है। आई होप सो कि आप लोगों का मॉक अच्छा रहा होगा। हैव अ ग्रेट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन के अंदर।